नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मामला सागर जिले के शाहगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर रामपुर निवासी गोकल उम्र 60 वर्ष को तबीयत बिगड़ने के कारण उनके परिजन गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाए। ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर सक्षम जैन ने मरीज की हालत को देखते हुए तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट देते हुए जिला चिकित्सालय सागर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जब परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर फोन लगाया तो कई बार फोन लगाने के बाद घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। घबराए परिजनों ने इसकी शिकायत जब ड्यूटी डॉक्टर सक्षम जैन से की तो डॉक्टर ने गुस्से में परिजन का मोबाइल फेंक दिया और परिजनों से अभद्रता करते हुए उनको बोतल से मारने के लिए दौड़ी, जिससे परिजन भड़क गए और अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। मामला बिगड़ते देख जिला पंचायत सदस्य गोलन नेता ने मामले को शांत कराया। क्या हो गया था बता? सर वो हार्ट प्रॉब्लम है। मैं 12 बजे यहाँ पर आ गया था और 12:30 बजे तक इलाज भी किया सिस्टर ने और ठीक भी हो गई थी, लेकिन अचानक में फिर से दोबारा तबीयत गड़बड़ हो गई। मैंने बोला तो सिस्टर बोली कि सागर ले जाना पड़ेगा। मैंने सागर के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया 1 बजे। उसने 1.5 घंटे का समय दिया। 1.5 घंटे बाद वो एम्बुलेंस नहीं आई। दोबारा फ़ोन किया, सिस्टर से बात की तो सिस्टर ने बात भी नहीं एम्बुलेंस वालों से की और दोबारा बात करवाई तो उन्होंने मोबाइल मेरा ज़मीन पर फेंक दिया, बात ही नहीं की। मोबाइल किसने फेंक दिया? मैम ने, डॉक्टर है? डॉक्टर ने, अच्छा। सक्षम के। हाँ। और अभी भी ज़्यादा तबीयत गंभीर है, अभी भी यहीं पर है। मैं 12 बजे से आ चुका हूँ, अभी लगभग 4:25 हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। सर आज 12 बजे रामपुर का एक मरीज आया, वो सीने में दर्द था उसको, तो उसके लिए रेफर किया गया सागर। तो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अभी तक 108 नहीं पहुंची। इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज ड्यूटी डॉक्टर सक्षम जैन की सुबह से निर्धारित ड्यूटी है, जिनकी हफ्ते में केवल एक दिन 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर। बाकी इसके अलावा इनका कल पोस्ट ड्यूटी ऑफ रहता है। इसके अलावा केवल 9 से लेकर 6 बजे तक 2 दिनों की ड्यूटी है। मतलब इनको मिनिमम कार्य हफ्ते में 48 घंटे संपादित करना पड़ता है। इसके बाद भी केवल इनको 40 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। इसके बाद इनका जो व्यवहार मैंने देखा है, आए दिन इनकी शिकायत होती है, समय से विलम्ब में पहुंचती हैं, जिसकी बार बार इनको चेतावनी पत्र जारी किए गए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को कई बार जानकारी दी गई है और आए दिन इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही की जाती है, मरीजों से विवाद होता है। सर आज जो मरीज के परिजन थे उनने मोबाइल से बात करने का, तो उनका मोबाइल भी तोड़ दिया डॉक्टर ने। परिजन हमसे शिकायत करने आए हैं, जिससे मैंने उनसे लिखित में आवेदन देने के लिए कहा है। अब बात रही केवल 108 गाड़ी की, तो हमने परिजन जब मेरे पास आया तो हमने कहा अगर मैडम गाड़ी नहीं बुला रही है तो मैं चल के मरीज के लिए गाड़ी उपलब्ध करा देता हूँ। जी सर। गुलाब चंद गोलन सायगढ़ से वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत का मेंबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज रामपुर का आया था, दिन के 12 बजे की बात। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस मरीज के लिए सागर रेफर किया गया। 12 बजे से 108 के लिए फ़ोन लगा रहे थे और 108 पे कई बार फ़ोन लगाने पर यहाँ तक कि वो बार बार कहते थे कि डॉक्टर से संपर्क करवाओ। डॉक्टर ने भी 2-3 बार संपर्क किया, लेकिन उसके बाद में भी अभी 5:15 बज चुके हैं। 5:15 बजे तक 12 बजे से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी है और मरीज सीरियस है। यह बात एक दिन की नहीं है। सायगढ़ में 108 की व्यवस्था जितनी बुरी तरीके से फैल है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी बुरी व्यवस्था कहीं नहीं होगी। और अगर इस पर शीघ्र 108 प्रबंधन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे जाकर बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की होगी, क्योंकि ये बहुत मार्मिक मुद्दा है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सक्षम जैन इनने परिजनों का मोबाइल तोड़ दिया, ये कहाँ तक उसने बताइए। ये हम जब यहाँ अस्पताल में आए हैं तो हम अस्पताल में आए थे 4 बजे। ऐसा हमें मरीज के परिजनों ने बताया है कि ऐसी घटना उनके साथ में हुई है। अगर यह घटना सही है तो यह न्यायोचित नहीं है। तो वो स्वीकार भी कर रही है कि मैंने मोबाइल फेंका है। हाँ, तो अब हम बता रहे ना आपको कि ये हमारे अप्रत्यक्ष की बात है, लेकिन मरीज के परिजनों ने और अन्य लोगों ने भी बताया।
मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसमें रांची व्हीकल के कैंडल मार्च निकाला। सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता मौजूद रहे। महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को हटाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मणिपुर को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। लगातार यहां पर हिंसा, आगजनी, हत्याएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम यहाँ पर भारत देश की शांति, अमन, चैन के लिए विशेषकर मणिपुर राज्य में जो हिंसा व्याप्त है, जाति हिंसा जो व्याप्त है मणिपुर में, उसके खिलाफ ये शांति प्रभु जी वहाँ हर चीज को कंट्रोल करने के लिए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार की सुबह कमिश्नर ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू का नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है, जो कि अतिरिक्त कमिश्नर के पास पदस्थ था। रिश्वतखोर बाबू ने एक मकान को लेकर एसडीएम कोर्ट में लगे स्टे को हटवाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ था। आपको बता दें कि आज अभिषेक कुमार पाठक की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया है कि अभिषेक कुमार पाठक के बड़े भाई अजय कुमार पाठक की पत्नी के नाम चौकीताल भड़पुरा में एक मकान है। इस मकान के अवैध अतिक्रमण के संबंध में एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा था। इस केस की अपील पर स्टे के लिए अभिषेक कुमार पाठक ने अतिरिक्त संभाग आयुक्त की कोर्ट में आवेदन दिया था। मकान में स्टे दिलाने के एवज में अतिरिक्त संभाग आयुक्त के पास पदस्थ बाबू महेंद्र कुमार मिश्रा ने 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में यह सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ था। रिश्वत की मांग को लेकर अभिषेक कुमार पाठक ने जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी। इस शिकायत के तथ्य जुटाने के बाद आज जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ महेंद्र कुमार मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पक्की खबर तहसीली से परेशान हूँ गोरखपुर से। वहाँ पैसे मांगते हैं, वहाँ पैसे नहीं देते हैं, तो उनने हमारे विरोध में मामला कर दिया। एसडीएम के यहाँ गए, उनने भी यही काम किया। कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा आप सीरियल वाई आइए कमिश्नर के यहाँ से, कमिश्नर खारिज करे तो यहाँ आइए, स्टे देता तो यहाँ आइए। तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, वहाँ अपीली लगाई हमने, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, इसमें बाद में मिलना।
बाबू से मिले तो बाबू कहता 25,000 की डिमांड कर रहे हैं। कौन बाबू है सर, क्या नाम है उनका? अब बाबू का नाम तो नहीं, मिश्रा जी करके हैं। तो आपने क्या किया था फिर उसके लिए? हम फिर लोकायुक्त टीम गए थे, हमने सर ऐसी ऐसी समस्या है। फिर लोकायुक्त ने कितना पैसा आपने दिया था उनको, किस तरह से पकड़ा गया क्या? 20,000 मैंने दिया था और आज मैंने फिर पकड़वाया उनको। आपका नाम? अजय पाठक। थैंक यू। हमारे फरियादी हैं अभिषेक पाठक। इनके भाई श्री अजय पाठक की पत्नी के नाम चौकीताल भड़पुरा में मकान है, जिसका अवैध अतिक्रमण के संबंध में ये एसडीएम कोर्ट में केस लगाया था, जिसकी अपील स्टे के लिए माननीय श्री अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के यहाँ लगी थी। स्टे के लिए ये जब अपने वहाँ पदस्थ महेंद्र मिश्रा सहायक ग्रेड 3 से मिले तो इनके द्वारा स्टे दिलाने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। कितने की मांग किए थे? 25,000 की। ठीक। हरदा से रामकृष्ण पटेल भाजपा में शामिल हुए। हरदा से पूर्व विधायक के बेटे हैं स्वर्गीय नन्हेलाल पटेल के आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर भाजपा पार्टी में सदस्यता ली। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बढ़ते आयाम। कमल पटेल ने बताया कि विकास के दम पर विधानसभा चुनाव में विजय होगी। कांग्रेस ने धोखा दिया, किसानों को ना बीमा दिया। 15 महीने के सरकार में वहीं किसान के छलावा किया कांग्रेस ने। वहीं मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा किसान है। बता दें कि किसान सम्मान निधि किसानों की दुनिया बदली है। किसानों के लिए क्या बड़ा देने जा रही है, कुछ अभी विचार हुआ इसमें? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है। हम बता रहे हैं आपको, आज़ादी के 75 साल में 56 साल कांग्रेस ने राज किया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना नहीं थी। किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा, ओले में, पाले में, सूखे में बर्बाद हो जाती थी, कोई योजना नहीं थी। इल्ली और टिड्डी दल साफ कर दिया, कोई योजना थी नहीं थी। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने आरबीसी में परिवर्तन किया। पहले 5 करोड़ भी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को कभी नहीं मिला कांग्रेस के राज में, लेकिन हमने आरबीसी में परिवर्तन किया तो 5,000 करोड़ हर साल मिल जा रहा है। पहले बीमा नहीं था, अब बीमा मिल रहा है। कांग्रेस ने तो, कमलनाथ जी ने तो धोखा दिया, इसलिए धोखेबाज मुख्यमंत्री रहे और इसलिए जनता ने धक्का दिया। इन्होंने बीमा तो दिया नहीं, प्रीमियम 15 महीने में 1 रुपया भरा नहीं, बल्कि इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया, जिससे 2,000 करोड़ बीमा कम मिला। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, मुझे जैसे ही पता लगा कि इन्होंने 75% किया, हमने वापस 100% किया और किसानों को बीमा दिया। अभी तक हम किसानों को 4,600 करोड़ रुपए हमने प्रीमियम लिया और 27,600 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में जमा किया है, यानी 5 गुना बीमा हमने किसानों को दिया है। और हम खरीफ की और रबी की फसल होती है समर्थन मूल्य पर खरीदने की, लेकिन ग्रीष्मकालीन कोई नियम नहीं है। लेकिन हमने ग्रीष्मकालीन भी मूंग खरीदा, जिससे हजारों करोड़ किसानों को फायदा हुआ। दूसरा, फसल आ जाती चना, सरसों, मसूर फरवरी मार्च में, खरीदी जाती थी मई जून में, हमने उसको मार्च में खरीदना शुरू किया, जिससे 10,000 करोड़ किसानों को ज्यादा मिला। और अभी किसानों को किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि 6,000 भारत सरकार और 6,000 मध्य प्रदेश सरकार, 3 किस्त वो देते हैं, 3 किस्त हम देते हैं, 6 किस्त में 12,000। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है, जिसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टेयर से छोटे हैं और 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ वाले हैं। इन 76 लाख किसानों के लिए किसान सम्मान निधि कल्याण निधि वरदान है। उदाहरण के लिए, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे 4 बेटे, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, 1-1 एकड़ चारों के हिस्से में आई और 1 एकड़ मेरे हिस्से में आई, तो मुझे 12,000 मिल रहे हैं, 12,000 चारों बेटों को मिल रहे हैं, 60,000। 12,000 में मुझे को बीज, खाद और दवाई तीनों चीज आ जाती है। तो मैं जो मेरा वो बैंक पहले केसीसी बनाती नहीं थी छोटे किसान का, और बन भी गए तो डिफाल्टर हो जाते थे, तो साहूकारों के चक्कर लगाना पड़ता था। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए महीना सैकड़े में लेना पड़ता था खाद भी दवाई, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो साहूकारों के जंगल में रहते थे, पैदा भी कर्ज में होते थे, मरते भी कर्ज में थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे। लेकिन किसान कल्याण निधि और सम्मान निधि आने के बाद ये साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गए 76 लाख किसान। अब इनको कोई चंगुल किसी साहूकार के पास जाकर ब्याज 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए सैकड़े देने की जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरा, इस किसान सम्मान निधि कल्याण निधि से खाद भी दवाई फ्री आ जाता है और जिससे लागत 0 हो गई और MSP पे बेचने लगे। उसका उदाहरण दे रहा हूँ, 2019 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खरीदा गेहूं 63 लाख मेट्रिक टन
और 2020 में शिवराज जी आए, जब से किसान कल्याण नीति शुरू हो गई तो हमने खरीदा 1,29,00,000 मेट्रिक टन। ये छोटे किसान 76 सरकार ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आज जो घोषणा पत्र समिति की जो बैठक होने वाली हुई है उसमें किसानों को लेकर फोकस है। हमारा कहना है कि अगले जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब आप चुनावी मैदान में होंगे तो आप किसानों के लिए क्या घोषणा पत्र, क्योंकि कमलनाथ ने तो 5 घोषणाएं गिनाई है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे। जी वो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ कर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। कमलनाथ जी, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुमने पिछली बार कहा था कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा था, थूक के चाटा। किया क्या? 15 महीने रहे। तुमने कहा था, तुमने तो घोषणा कर दी थी, आते से मुख्यमंत्री बनते थे आधे घंटे पूरे दुनिया में छपवा दिया फ्रंट पेज पे। 10 दिन का कहा था तो आधे घंटे में कर दिया, लेकिन कर्जा माफ हुआ क्या? और इसलिए तुमने जनता के साथ छल और धोखा किया तो किसानों ने तुमको, जनता ने धक्का दिया। तुमने तो महिलाओं को नहीं छोड़ा, तुमने विधवाओं को नहीं छोड़ा, तुमने उनसे भी कहा था 1,000 पेंशन देंगे, दिया क्या? नहीं किया। तुमने बेरोजगारों से कहा था 4,000 ढोर चराने वालों को देंगे, नहीं दिया। और इसलिए तुम जो कहते हो वो नहीं करते हो, तुम्हारी घोषणा पत्र से विश्वास उठ गया था, इसलिए तुमने नई चीज लाए, क्योंकि देश के अंदर राम को मानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तुमने सोचा कि वचन दोगे तो विश्वास कर ले, तो तुमने तो वचन को भी झुठला दिया। अब वचन पे भी कोई विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन आपने विधानसभा कितने किसानों का बीमा? ये 76 लाख किसान है, इसमें से 8,09,000 किसान का बीमा होता है, जो 48 लाख के अंदर है। जो 28 लाख किसान है उसमें 13,000 का होता है। 54 लाख किसान जो छोटे हैं वो बीमा से वंचित रह जाते हैं। मैंने अभी प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि इन किसानों का बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार भरे, ताकि ये छोटे किसान चिंता मुक्त होकर खेती करें, क्योंकि देश के लिए किसान खेती करता सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन अंदर घर में थी, होटल व्यवसाय पर सब बंद थे, तो एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो था क्षेत्र किसानों का, खेती का। किसान ने पसीना बहाया, खेत में तो अनाज पैदा की, सब्जी और दूध, जिससे हमको दोनों टाइम भोजन, सब्जी दूध मिला, जिससे हम जिंदे हैं। इसलिए किसानों के चरणों में प्रणाम। और किसान की खेती लाभकारी धंधा बने, किसान की आज 2 गुना 4 गुना, उसके लिए सरकार सब करेगी। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस कुछ भी कहे, सरकार में ही आने वाली नहीं तो कहाँ से माफ करेंगे? देखिए, हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किसान को हम मजबूत बना रहे हैं, और किसान को जो सुविधाएं दे सकते हैं आय बढ़ाने के लिए वो हम सब देंगे। अभी घोषणा पत्र आने दो, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, हम किसानों को, छोटे किसानों को जिस प्रकार हम 2-2 हज़ार देकर, सम्मान निधि देकर उनको कर्ज मुक्त किया है, इसी प्रकार छोटे किसानों का बीमा भी सरकार प्रीमियम भरेगी। इसके ऊपर बिजली के बिल के लिए 10 हाथ पावर की मोटर का बिल आता है 1,11,307। सरकार किसान से लेती मात्र 7,500, बल्कि 1,004 करोड़ से 1,04,000 से ज्यादा सरकार भर्ती में कृषि मंत्री में भरता हूँ, तो वैसे ही 7% तो ले रहे हैं हम किसानों से, वही माफ कर देंगे, उसमें भी विचार करेंगे। बिचौलिए पूरा लाभ उठा रहे हैं। 80 रुपए का आधा किलो टमाटर मिल रहा है, 200 रुपए किलो तक मिल रहा है, पूरा बिचौलियों के खाते में जा रहा है। इसलिए बिचौलियों को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ कृषि अधोसंरचना विकास फंड रखा है, और इसलिए किसान अब खेती भी करेगा, किसान समूह बनाकर खेती करेगा, वो ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करेगा, सीधा बिचौलिया हटाएंगे और प्रोसेसिंग भी वो करेगा। तो जो 500 में, जब बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, 2 रुपए की आलू और आलू की चिप्स 500 रुपए में किसान खुद भी खरीदता है। इसलिए हम किसान खुद ही चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, हर चीज की फैक्ट्री लगाएगा। ये तो आपने पिछले चुनाव में भी बोला था। नहीं 5 साल की सरकार हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब हमने कर दिया शुरू, काम शुरू हो गया है। हमने मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जहाँ हमने 4,500 करोड़ किसानों को, समितियों को, किसानों को वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पैसा दिया है। 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट रहती है, बाकी सब्सिडियां मिल रही, और इसलिए किसान खुद अब खेती भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और सस्ता बेचेगा, ताकि देश में सस्ता। मध्य प्रदेश के छोटे से जिले तामिया की रहने वाली भावना डहरिया ने अपने हौसलों के दम पर एवरेस्ट सहित कई दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की है। बता दें, वर्ल्ड फ्लाइंग डे के मौके पर भावना डहरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बता दें कि पर्वतारोहण के दौरान आने वाली चुनौतियों और अपने संघर्ष पर खुलकर बात की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भावना डेहरिया का कहना है कि मैं मध्य प्रदेश की छोटी सी जगह तामिया से हूं, और मैं जब 7वीं क्लास में थी तभी से मैंने
पर्वतारोही बनने की ठान ली थी। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण के समय कई सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर मौसम भी बदलता रहता है, साथ ही ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद बीमारियों का खतरा भी आप पर मंडराता रहता है। आप बना लो शॉर्ट्स वगैरह, ये तो आपके शॉर्ट बनने में ठीक है। तो इसमें जैसे प्रोफेशनल में तो हम गए नहीं, लाइक जैसे यहाँ डिपार्टमेंट में क्या करेंगे क्या नहीं वो कोई इशू नहीं है। तो मुझे तो मतलब माउंटेनियर्स के लिए क्या कोई सुविधा देने की शासन को, वो एक वो तो वैसे मैंने बताया। हाँ बता दिया ना। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने पहले पूछ लिया था। चैलेंजिंग है कि अगर आपकी एक भी गलती आप करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो जान जोखिम में डालकर अगर मध्य प्रदेश को अचीवमेंट मिला है तो उसके लिए हम डिज़र्व करते हैं कि हमें भी कुछ अवार्ड मिले और उसके लिए हमको फेलिसिटेट किया जाए। बट अभी तक ज़्यादा है, लेकिन मैं सबसे एक ही संदेश दूंगी कि बी प्रोफेशनल। अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हैं तो कोर्सेज करें और अपने आप को रेडी करें इन सब एक्टिविटी के लिए और ट्रेन हो, और फिर उसके बाद आप इसके मतलब आप इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन आज 1 अगस्त 2023 को मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों के लिए मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों पर लगाई गई LED के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए तैयार की गई विभिन्न फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज से पूरे 230 विधानसभाओं में एक वाहन जागरूकता वाहन जो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे ये रवाना किए गए हैं। ये सिर्फ मतदाता जागरूकता के लिए ही नहीं है, इसके साथ साथ इसमें EVM और VVPAT उसका प्रदर्शन भी होगा। प्रयास ये होगा कि हर मतदान केंद्र तक ये जाएं और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, हाट बाज़ार है, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को मतदाताओं को जागरूक करें और EVM और VVPAT के माध्यम से मतदान कैसे होता है वो प्रक्रिया भी समझाई जाए। LED वॉल के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं और साथ साथ ये भी अनुरोध कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जैसा हम सब जानते हैं कि 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो द्वितीय SSR सेकेंड जो समरी रिवीजन हो रहा है, जिसमें BLO हर मतदान केंद्र पे उपलब्ध हैं। तो ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 18 साल हो गई है या 1 अक्टूबर 23 तक जो 18 के होने वाले हैं, वो BLO से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ताकि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में, उसमें अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। तो लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करना, EVM VVPAT के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया समझाना और लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आग्रह करना, प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य है। पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में 1 महीने तक ये वाहन चलेगा, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। जो जिले के कलेक्टर हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो इसका रूट चार्ट जिले में बनाएंगे। इसमें EVM होगा, VVPAT होगा और उसकी जो प्रक्रिया होती है, पुलिस के भी लोग होंगे, एक इंचार्ज अधिकारी होगा जो गांव-गांव जाकर के उनको बताएगा। तो इसके ज़्यादा जो डिटेल विस्तृत निर्देश कलेक्टर्स को कहा गया वो जारी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए ये आरंभ किया गया है उसकी पूर्ति सुनिश्चित हो। सब वोटर ID का जो करेक्शन है और जो चुनाव है वो तारीख कब से कब तक रहेगी? 2 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे मतदान केंद्र पे, प्रदेश में आज की तारीख में 64,100 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पे BLO हर कार्यालयीन दिवस में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को, 12 अगस्त और 13 अगस्त और 19 अगस्त और 20 अगस्त जो शनिवार और रविवार है, उस दिन भी BLO गांव में रहेंगे, घर घर जाएंगे। तो पूरे 1 महीने तक BLO की लगभग उपलब्धता होगी और आपके अपने मतदान केंद्र पे BLO उपलब्ध होंगे। तो मेरा अनुरोध होगा सभी मतदाता साथियों से, सभी जो हमारी जनता है, जो इलेक्टर्स हैं, उनसे कि वैसे सभी युवा साथी जो 18 साल के हो गए हैं या 1 अक्टूबर 23 को हो रहे हैं और किन्हीं कारणों से उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है,
तो अपने मतदान केंद्र पे BLO से संपर्क करके नाम जुड़वाने की कार्रवाई करें, ताकि वो नवंबर अंत में या दिसंबर में, साल के अंत में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें भाग ले सकें। जो उनका फ़ोटो ID कार्ड है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से बन के उनके पते पे निःशुल्क उनको प्राप्त हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार, साहित्य एकेडमी भारत सरकार और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल में भारत की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और मनवेश। संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पोरेचा, साहित्य एकेडमी भारत सरकार के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव और प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शेखर शुक्ला सभी प्रेम साथियों को आयोजन संबंधी जानकारी दी। का घर छिंदवाड़े से है, तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो एक बहुत सुखद अनुभव लेके जाती हूँ। और ये मेरा बहुत सुखद अनुभव है कि मैंने 2 दिन पहले कदम रख के मैंने कहा कि मुझे और, क्योंकि जो हमारे परिसर है वहाँ पे जहाँ वेलकम करने वाले मुर्मू जी का, वहाँ पे मैंने 250 आर्टिस्ट का आयोजन किया था, मगर मुझे लगा 250 कम है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे और 150 या 200 आर्टिस्ट चाहिए, और तुरंत दूसरे दिन मुझे वो 200 आर्टिस्ट की लिस्ट मिल गई। तो धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और कम मिनटों का जो होने वाला है वो एक अद्वितीय संस्मरण भारतीय इतिहास में भोपाल में होने जा रहा है। तो इसके बारे में आप सभी अपने अपने पत्रकार हमें सहकार दे। और एक बात मैं मध्य प्रदेश शासन के ऐसे लेखक हैं, साहित्य में रुचि करने वाले हैं या कला संस्कृति से में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें भी इन लोगों से के माध्यम से जो कार्यक्रम होंगे उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्राप्त होगा। खास तौर से हमारी आगे जनरेशन, जो अगली पीढ़ी है, उन्हें इन कार्यक्रमों में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। हालांकि बहुत इंटेंस प्रोग्राम है, 3, 4, 5 और 6 लगातार सुबह से लेकर रात तक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। बहुत सारे सेशंस हैं और 500 से ऊपर जो लेखक और कवि और गीतकार जो पूरे देश विदेश से आ रहे हैं वो हमारे मेहमान होंगे। निश्चित तौर पे हमारी मेहमान नवाजी का भी हम उन्हें पूरा अवसर देंगे। और मध्य प्रदेश की जो सुंदर जो हमारे स्थान हैं वो भी हम प्रयास करेंगे उन्हें दिखाएं। खासतौर से भोपाल में हमारे ट्रैवल म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ मैन, मानव संग्रहालय या भारत भवन। मुझे लगता है हम भारतीय लोग कोई भी चीज़ को पॉलिटिकल बना देते हैं, और मैं कला और कला के उत्सव को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। कला का ये महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हम वर्ष के आखिरी पड़ाव में हैं, और मैं इस पड़ाव को एक महा उत्सव के रूप में देख रही हूँ। तो उत्कर्ष और उन्मेष, ये लिटरेचर एंड कला, इसका एक बहुत सुंदर समन्वय है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इतनी उत्साह से इसको स्वीकार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसको करने का उद्देश्य क्या है? हमारी आज़ादी के, जैसे अभी मैंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक दृश्य कला और लेखनी कला, ये दोनों का एक सुंदर समन्वय, एक विश्व स्तरीय महोत्सव का आयोजन हो, तो उससे अच्छा अमृत काल दूसरा क्या हो सकता है। और वो भी मध्य प्रदेश की भूमि पर, जहाँ की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ और लोक साहित्य से लोग जुड़े हैं। तो मुझे लगता है ये योग्य जगह है कि जहाँ पे हम ये उत्सव मना रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस की कमेटी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। ये परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली कमेटी नकुलनाथ कमेटी में, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे बाहर। कमलनाथ ने की दिग्विजय सिंह के साथ चोट, ये उनका आंतरिक मामला है, कांग्रेस इसको बनाती है, इससे हमारा बहुत सरकार नहीं है। लेकिन एक बात जरूर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियां में जो दिखाई भी देता है, बेटा भी कमेटी के अंदर तो पिता भी कमेटी के, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों ही कमेटी में, ये परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली कमेटी है। एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है, कमलनाथ जी ने चोट कर दी दिग्विजय सिंह के साथ, क्योंकि वह भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत है।
मैंने तो पहले ही कहा था कि देश के अंदर गांधी परिवार और मध्य प्रदेश के अंदर 2 परिवार। कमलनाथ जी अपने बेटे को स्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को। वैसे ये उनके आंतरिक मामले हैं। कौन कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती है, इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि पिता भी कमेटी के अंदर है, तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में है। तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली ये कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गांधी परिवार, मध्य प्रदेश के अंदर 2 परिवार, कि कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कमेटियों में मुझे ध्यान में जो देखने को मिलता है कि नकुलनाथ तो हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बेटे नहीं है। बड़ी चोट कर दी है कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर।